जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त और 7 अगस्त को आपका एसएससी एचएसएल का सभी शिफ्टों का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सभी शिफ्टों में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सभी का डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया है कि मेघना हरवावत किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो नए सचिव बने हैं आपके कमलेश मेहता जी बने हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करेंगे तो 1926 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बलबन को किसके शासनकाल में नायाब बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बलबन को रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के पद पर भी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बलबन फारसी तौरा नौरोज शुरू करने वाला ये पहला शासक था। इसके अलावा सिजदा और पापोस अपने दरबार में सिजदा और पापोस जैसी प्रथाएं भी इसने ही लागू किया था पहली बार। इसके अलावा नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन नायाब ए ममलिकात के पद पर था। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर राउरकेला उड़ीसा भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा दोस्तों आपका एक आदिवासी नेता थे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इसके अलावा 20,011 स्थायी सीटों की बैठने की क्षमता के साथ यह आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता भी इसे प्राप्त हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का जो कार्य है PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ की पद्म भूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका पूछा गया था कि आपका पंडवानी नृत्य के लिए 2003 में जो पद्म विभूषण है वो किसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका तीजन बाई था। ठीक है, हमने क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया था। ठीक है, तो तीजन बाई पंडवानी नृत्य की प्रतिपादक हैं। पंडवानी छत्तीसगढ़ का पारंपरिक कला प्रदर्शन है। तीजन बाई को 1987 में पद्मश्री दिया गया था, 2003 में पद्म भूषण दिया गया था, 2019 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। इसके अलावा 1995 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और 2018 में फुकुओका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था जो कि आपका कहाँ का है तो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिमनद से बहने वाली गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं। तो ड्रमलिन इसका आपका राइट आंसर था। ड्रमलिन एक चिकनी सतह वाली गोलाकार लंबी पारियों के आकार वाली हिमनद भू आकृति है। आमतौर पर एक सिरा गोला दूसरा पतला होता है। ड्रमलिन समूह या गुच्छों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है। ऑप्शन में मॉस, फर्न, एंजियोस्पर्म, लाइकेन दिया गया था। राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C एंजियोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में किस कथकली नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो मेलिना साल्वनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलिना जो साल्वनी है इनका जन्म आपका इटली में होता है, फिर आपका भारत में आती है खासकर केरल में जहाँ वह आपका कथकली सीखती हैं और आपका पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए स्कूल सेंटर मंडप चलाया और भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में साल्वनी को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स वो पूछा गया है कि खासी, गारो, जयंतिया मुख्य रूप से डैश में रहती है। तो राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया जो हिल्स है पहाड़ी है वो आपका मेघालय में ही स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 48 से 50 kg वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ये दोस्तों आपका निखत जरीन ने जीता है। तो राइट आंसर आपका निखत जरीन हो जाएगा। इसके अलावा आपका नीतू गंगास ने भी विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, लेकिन 45 से 38 kg वेट कैटेगरी में स्वीटी बोरा आपका 75 से 81 kg
वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में वर्तमान में 10, 20, 50, 100, 200, 500 तथा 2000 मूल्य और के बैंक नोट जारी किए जाते हैं। इन नोटों को बैंक नोट कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मंगल ग्रह का जो उपग्रह का जो नाम है वह क्या है? तो फोबस और डाइमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल के दो उपग्रह ही हैं, एक आपका फोमस है, एक दोस्तों आपका डिमोस है। ठीक है, यानी कि डाइमस भी कहा जाता है। तो ये राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे और कौन सा प्रश्न आपका जो छूट गया था उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न छूट गए हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं आपके करा दिए गए हैं। आप लोग सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस है जो कि आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर तो ही दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो वो प्रश्न आपको देखिए मिल नहीं रहा है। हाँ, एक मिला आपका कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है फ्रेंड्स आपको बता दें वो किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 वाला, उसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, यानी कि कुल स्वतंत्रता प्रस्ताव। इसके जो अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे और सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा किया गया था। इसके अलावा 21 दिसंबर 1929 को तिरंगा यानी कि झंडा भी फहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2023 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो TS शिवनानम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल की बात करेंगे तो CV आनंद बोस हो जाएंगे। इसके अलावा भारत में जो पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था वो आपका 1774 में ही हुआ है। इसके अलावा देश में सर्वप्रथम कोलकाता में ही उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुआ है जो कि 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस वंश के द्वारा चीन से व्यापार शुरू किया था चीन से। तो आपका चोल राजवंश हो जाएगा जिसके संस्थापक आपकी विजयालय थे। चोल वंश के महान राजा राज्य चोल के द्वारा चीन में व्यापार अधिग्रहण किया गया है और राजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर की भी स्थापना कराई थी। इसके अलावा सिल्क मार्ग की खोज की बात करेंगे तो इसको दोस्तों कनिष्क ने किया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर डॉक्टर शरद सिंह को किया गया है। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत की बात करेंगे तो 1991 में हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया तांबे यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो 3T10 4S1 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो उत्सव है मणिपुर का है। तो याओसंग उत्सव इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि थम्बल चोंगवा नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है। पूर्णिमा के दिन ये 5 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। ये दौर आमतौर पर होली के समय ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो मानसरोवर तिब्बत की पहाड़ी मानसरोवर से दोस्तों आपका सिंधु नदी का उत्पत्ति है जो कि आपका होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने किसने जीता है। ठीक है, इसी प्रकार करके दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया, PV सिंधु और लवलीना बोर्गोहेन और मीराबाई चानू और रवि कुमार। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसका जो राइट आंसर बताना था वो दोस्तों आपको सही बताना था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। ठीक है, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू आपको मालूम होगा टोक्यो ओलंपिक जो 2020 जो कि 21 में खेला गया था, इन दोनों ने ही ने आपका 2 रजत पदक अपने नाम किया था। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत ने दोस्तों आपका 7 पदक जीता था। ठीक है, 7 पदक अपने नाम किया था। 7 पदकों में से जो 2 पदक था दोस्तों आपका सिल्वर ही था यानी कि रजत पदक ही था। और रवि कुमार दहिया दोस्तों आपका मेंस फ्री स्टाइल में आपका 57 kg में आपका रजत पदक अपने नाम किया था। और मीराबाई चानू आपका 49 kg वेट लिफ्टिंग में आपका जो सिल्वर मेडल है अपने नाम किया था। इसके अलावा भारत ने जो 7 पदक जीते हैं उसको बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आए थे। और इसका जो PDF हमने आपको प्रोवाइड भी कराया था 7 पदकों को साथ। ठीक है, सीरियल वाइज जो लोग PDF का लाभ नहीं उठाते हैं आप लोग से निवेदन है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है
टेलीग्राम का, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7 पदक जो जीता था भारत ने, एक तो आपका स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था किसमें, भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, ये दोस्तों आपका गोल्ड हो जाएगा, जी से गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा मीराबाई चानू के बारे में तो आज आपको अभी बताएं, मीराबाई चानू ने दोस्तों आपका सिल्वर पदक जीता है किसमें, तो वेट लिफ्टिंग में, यानी कि दोस्तों आपका वेट लिफ्टिंग में, याद रखिएगा। इसके अलावा रवि कुमार दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया दोस्तों आपका कुश्ती में जीते हैं 57 के जीवा में, इसमें क्या जीते हैं, तो आपका सिल्वर ही जीते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका, चौथा दोस्तों आपका पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में मालूम होगा, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती हैं। ठीक है, क्या जीती हैं, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसके अलावा लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन की बात करेंगे तो इन्होंने भी दोस्तों आपका वेल्टर वेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक अपने नाम किया था, यानी कि ब्रॉन्ज। ठीक है, इसके अलावा बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो इन्होंने भी दोस्तों आपका कांस्य पदक जीता है। और पुरुष हॉकी टीम की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कांस्य पदक अपने नाम किया था। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों आपका 7 पदक में से एक पदक जो अपने नाम किया था, स्वर्ण किया था। इसके अलावा 2 आपका सिल्वर और 4 पदक दोस्तों आपका ब्रॉन्ज किया था। इस बात को भी याद रखिएगा, चारों का नाम और 7 का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपका रजत पदक आया है तो कल होकर दोस्तों आपका कोई ब्रॉन्ज पदक भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आज है आपका क्या, 7 अगस्त। ठीक है, तो आज के दिन ही, ठीक है, आज के दिन ही नीरज चोपड़ा ने दोस्तों क्या किया था, आपका जेवलिन थ्रो पदक, आपका स्वर्ण पदक जीता था। तो आज के दिन को दोस्तों आपको क्या मनाया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आज के दिन के 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक की प्रतियोगिता में ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो इस बात को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो ज़्यादातर जो प्रश्न आपका आ रहे हैं वो दोस्तों आपका कहाँ से आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनमें से आ रहे हैं, नहीं तो दोस्तों अभी जो पूछे जा रहे हैं उनमें से आ रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी सीजीएल का 39 शिफ्टों में, एमटीएस का 57 में, एसएससी सीएचएसएल 2022 का 36 शिफ्टों में, और एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो अभी चल रहा है कल तक, यानी कि कल तक 12 शिफ्टों में आज मिला देंगे तो दोस्तों आपका 12/4 16 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में आपसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न में शामिल होंगे। साथ में अगर आप ये पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, मात्र आपका सीएचएसएल का जो एग्जाम चल रहा है उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मात्र 25 रुपये में इसे ले सकते हैं। वही व्हाट्सएप नंबर है, उस पर ही आप संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सीएसएसएल का पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, जब तक एग्जाम चलेगा, जब तक का पीडीएफ है जो कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार करके दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका दिया गया था, जर्मनी दिया गया था, जापान दिया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जापान, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान के संविधान से ही विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अर्थ होता है दोस्तों कि विधायिका या संबंधित निकाय के द्वारा विधिवत बनाया गया कानून तभी मान्य होगा जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। ठीक है, तो विधि बनाने का जो अधिकार है हमारे भारत में किसको है। ठीक है, विधि बनाने यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, ये दोस्तों आपका संसद के पास है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करेंगे दोस्तों तो ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। जैसा कि हमने पिछले जो आपके पीडीएफ प्रोवाइड कराया है सभी शिफ्टों का, उसमें भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, तो आपातकाल। ठीक है, जर्मनी से आप बस एक याद रखिएगा, आपातकाल। आपातकाल का जो प्रावधान है फ्रेंड वो कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए केंद्र का प्रबला संघीय शासन कहाँ से लिया गया है, संघीय शासन। ठीक है, ये दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ से, ये भी आपका
आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका यूएसए यानी कि संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद, जो कि आपके प्रीवियस यानी कि 4 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है, सॉरी, ये दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों आपका हो जाएगा यूएसए, और राष्ट्रपति का पद दोस्तों यूएसए नहीं, आपका हो जाएगा ब्रिटेन। इसको याद सुधार कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के जो महारानी है उससे ही लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना तो यूएसए से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, ठीक है, कनकरेंट लिस्ट जो लिया गया है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा एक आपका याद रख लीजिएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, ये दोस्तों आपका यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे दोस्तों प्रश्न है जो कि बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन दोस्तों आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया था, और आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 में संशोधन किया था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑनलाइन जुआ, ठीक है, ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों आपको इसी प्रकार दिए गए थे 282, 285, 286, 28, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 286, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन में दोस्तों 286 करके नहीं दिया गया होगा तो दोस्तों आपको ऑप्शन में इस प्रकार करके दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यानी 3s2 3p4, ठीक है, ये भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा सल्फर का बात करेंगे तो दोस्तों कौन से ग्रुप का है, तो सोलमी ग्रुप का है, ठीक है, सोलमी ग्रुप का है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें कथन के तौर पर दिया गया था, ठीक है, कथन टाइप करके पूछा गया था, 4 कथन दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन आपका सही है या गलत है, इस प्रकार करके पूछा गया था। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित सारे फैक्ट्स को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बता दें कि राज्य का तो नीति निदेशक तत्व है वो दोस्तों आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बता दें ऊपर ही हमने आपको बताया है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये एक कथन आपका ये भी दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी दोस्तों आपको कौन से भाग में वर्णित है, तो भाग 4, ठीक है, भाग 4 में डीपीएसपी वर्णित है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो अनुच्छेद दोस्तों आपका 36 से 51, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत में ही आते हैं। इसके अलावा राज्य का नीति निदेशक जो सिद्धांत है आपको बता दें यह राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए दोस्तों इस तत्व का जो प्रावधान है किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके अलावा आपसे यही 3-4 कथन दिए गए थे, इनमें से जो कथन आपका गलत था वो कथन दोस्तों आप सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने खेलों में उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड मिला है, किस राज्य सरकार को मिला है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके पास, हरियाणा दिया गया था, पंजाब दिया गया था, गुजरात दिया गया था, उड़ीसा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक को 2003 में सबसे कम उम्र में, ठीक है,
सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दोस्तों इसी प्रकार के दिए गए थे, उदय शंकर, सोनल मानसिंह, पंडित बिरजू महाराज और आपका केलूचरण महापात्र। ठीक है, इसी प्रकार करके दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सोनल मानसिंह हो जाएंगे। ठीक है, सोनल मानसिंह की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। उड़ीसी के साथ साथ, ठीक है, उड़ीसी के साथ साथ दोस्तों इन्हें भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में भी प्रतिपादक माना जाता है। इसके अलावा इनको तो 2003 में, ठीक है, 2003 में क्या मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, 2003 में क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। इस सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली थी, साथ में साथ पहली भारतीय महिला भी थी। ठीक है, क्या थी, तो पहली भारतीय महिला भी थी। इसके अलावा इनको 1992 में, ठीक है, इनको 1992 में मिला है कौन सा पुरस्कार, तो पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण तो 2003 में, लेकिन पद्म भूषण की बात करेंगे तो 1992 में दोस्तों इनको मिला है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, और भी कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो पहला उदय शंकर जी का है। उदय शंकर के विषय में हम लोग बात करेंगे, इनको दोस्तों आपका 1954 में, ठीक है, 1954 में क्या मिला है, तो पद्म श्री मिला है। ठीक है, हम श्री से भी लिख देते हैं, तो पद्म श्री मिला है। इसके अलावा 2003 में बात करेंगे तो 2003 में, ठीक है, 2003 में दोस्तों आपका पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, हम श्री विभूषण लिख देते हैं, तो 2003 में दोस्तों आपको इनको क्या मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अगला पंडित बिरजू महाराज जी का। तो पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में आप लोग को मालूम होगा, ये कथक नृत्य के क्या हैं, प्रतिपादक हैं। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज को आपको बहुत सारे पुरस्कार तो मिले हैं, लेकिन 2003 में इन्हें कोई भी पुरस्कार आपको नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका केलूचरण महापात्रा जी का। तो केलूचरण महापात्र जी की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कौन से नृत्य से प्रतिपादक हैं, तो ये आपका ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और इन्हें दोस्तों आपको बता दें, इन्हें भी बहुत सारा पुरस्कार मिला था, लेकिन 2003 में इन्हें भी कोई पुरस्कार नहीं मिला था। तो एक ऑप्शन आपके पास था सोनल मानसिंह का, जो कि आपका 100% राइट आंसर था। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से आपका एक सवाल था कि सर ये आप ऑप्शन के साथ भी वीडियो को लाया कीजिए, तो हमने ऑप्शन को भी दोस्तों सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार आपका भारत का साक्षरता दर बताना था कि भारत का साक्षरता दर कितना है। ऑप्शन दोस्तों आपको इसी प्रकार के दिए गए थे, 74.04%, 69.04% और 76.04% और 67.04%। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 74.04% दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, और बहुत आपके जो PYQ होते हैं यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी बहुत बार आपका पूछा गया है। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेल का लिटरेसी रेट कितना है, मेल यानी पुरुष का, तो ये दोस्तों आपका 82.14% हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल का लिटरेसी रेट दोस्तों आपका 65.46% हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मेल का हो गया, वो फीमेल का हो गया, और भारत का तो 74.0% है ही। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है आपका कौन से राज्य में है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो दोस्तों आपका केरल है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर वहाँ पूछ दिया जाए कि वहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है, तो 94% है, इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे कम आपका किस राज्य में है उसको भी जान लीजिए, वो भी दोस्तों आपका पूछा जाता है। तो बॉटम स्टेट यानी कि सबसे कम दोस्तों नीचे से आपका कौन है, तो ये दोस्तों आपका बिहार है। ठीक है, इसको दोस्तों याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है, 20 से बॉटम दोस्तों हो जाएगा, 20 से बिहार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला कौन सा समुदाय है, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर समुदाय कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका जैन हो जाएगा। ठीक है, जैन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों लिटरेसी रेट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 74.04% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का अभी आगे एग्जाम है, ठीक है, CHSL का एग्जाम बचा हुआ है, आगे कोई भी SSC का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए SSC 2023 में जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, SSC CGL का 2023 का 39 शिफ्टों में, SSC MTS का 57 शिफ्टों में, SSC CHSL 2022 वाला 36 शिफ्टों में, SSC CHSL आपका चल रहा है, तकरीबन आज मिला के 16 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो उन सभी का एक कंबाइंड PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर इसे प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भी आप मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ CSSL का PDF लेना चाहते हैं जो एग्जाम चल रहा है, तो दोस्तों मात्र 25 में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम कंडक्ट होते जाएगा उससे उससे आपको PDF मिलते जाएंगे। आज तक का 16 शिफ्ट का आपको मिल जाएगा। सेम व्हाट्सएप नंबर है, आप जाकर वहां से जानकारी और भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि छठी जो आपका G20 स्वास्थ्य मंत्रियों का जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, मतलब किस देश में आयोजित हुआ था, जो कि आपका 27 से 28 अक्टूबर के बीच दोस्तों आपका हुआ था। ऑप्शन भी दोस्तों आपको इसी प्रकार के दिए गए थे। इंडोनेशिया दिया गया था, अमेरिका दिया गया था, पाकिस्तान, चीन दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का जो राजधानी है दोस्तों बाली। ठीक है, बाली में दोस्तों आपका 27 से 28 अक्टूबर को आपका क्या हुआ था, G20 स्वास्थ्य मंत्रियों का जो बैठक दोस्तों आपका हुआ था। इसके अलावा दोस्तों ये तो आपका छठा वाला था। अगर आपसे फिफ्थ पूछ दिया जाए, इसे तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप नॉलेज के लिए याद रख लीजिए। अगर आपसे फिफ्थ पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका 5 से 6 नवंबर 2017 के बीच। ठीक है, 5-6 नवंबर 2017 के बीच में दोस्तों आपका आयोजित हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश किया था, तो ये दोस्तों आपका जर्मनी किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पहला पूछ दिया जाए, ठीक है, पहला दोस्तों आपका G20 का जो मीटिंग हुआ था पहला, ठीक है, क्योंकि पहला और लास्ट दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला तो आपको एक छठा से पहले फिफ्थ याद रखना है। एक दोस्तों आपको पहला भी याद रख लेना है कि पहला वाला कब हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला की बात करें फ्रेंड्स, तो वो दोस्तों आपका हुआ था ये दोस्तों जो 2017 में दोस्तों आपका जो आयोजित हुआ था आपका ये जर्मनी में 5 से 6 नवंबर 2017 के बीच। ये दोस्तों आपका फिफ्थ नहीं, ये आपका पहला ही था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पहला ही था। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ वाला अगर आपसे पूछ दिया जाए तो फिफ्थ वाला कहाँ हुआ है, तो ये दोस्तों आपका 5 से 6 सितंबर के बीच दोस्तों आपका 2021 में ये दोस्तों आपका रोम, ठीक है, रोम जो कि इटली का राजधानी है वहाँ पर हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, पहला वाला आपका हुआ है जर्मनी में 2017 में। ठीक है, और फिफ्थ वाला हुआ है आपका रोम में, इटली में 2021 में। ठीक है, छठा वाला आपसे पूछ दिया गया है, इंडोनेशिया राजधानी बाली में हुआ है 27 से 28 अक्टूबर के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रेंड्स कि हाउस डेट। ठीक है, हाउस डेट इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जब आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जब आपका कोई आपका जो बॉलर होता है, मान लीजिए किसी को आउट, अगर बल्लेबाज आउट है, उसको अगर अंपायर के सामने दिखाना है कि ये आउट है, तो एक शब्द आप लोग सुनते होंगे हाउस डेट। ठीक है, हाउस डेट का मतलब जो हाउस डेट होता है, ठीक है, ये जो शब्द स्पोर्ट है जो संबंधित है आपका क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार करके 4 ऑप्शन आपको दिया गया होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हाउस डेट का जो उपयोग है क्रिकेट में किया जाता है अपील के तौर पर। जब कोई खिलाड़ी आपका आउट होता है तो उसको अपील के तौर पर जो गेंदबाज है वो दोस्तों अंपायर से ये पूछता है कि ये बल्लेबाज आउट है या नहीं। इसी को दोस्तों आपका हाउस डेट कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोग सही बिल्कुल किए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, ठीक है, स्वर्णिम जो चतुर्भुज है यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का शुरुआत है, जो कि उसका जो देख रेख है वो आपका किस संस्था के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में इसी प्रकार करके BRDO दिया गया था, NHI दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा NHAI हो जाएगा, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो देख रेख है वो दोस्तों आपका NHI के द्वारा ही किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करेंगे तो इसका जो शुरुआत है ये दोस्तों आपका किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसके अलावा स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो दोस्तों आपका मुख्य रूप से 4 राज्यों को जोड़ता है। एक आपका दिल्ली से कोलकाता जो कि NH2, ठीक है, NH2 के अंतर्गत आता है। क्या क्या, दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हैं दिल्ली से कोलकाता NH2, मुंबई से दिल्ली NH8 और मुंबई से चेन्नई आपका NH4। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज से आपको लग रहा होगा 4। ठीक है, तो 4 राज्यों को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है। जब आप भारत का जो मैप आप देखिएगा इस तरह से आपका जो भारत का जो मैप होता है तो ये दोस्तों आपका ये 4 राज्य जोड़ता है। इसी तरह से आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो दोस्तों आपका जोड़ा जाता है। इसके अलावा
आप लोग देख लिए। उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में दिल्ली, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई को मिलाकर चतुर्भुज बनाता है। इसका जो परियोजना का जो योजना है, योजना आपका 1999 में बनाया गया था। शुरुआत आपका 2001 में हुआ था, पूरा आपका 2013 में हुआ है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो प्रबंधन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि सारोदी शौकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कौन? सारोदी शौकिया। ठीक है। ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार करके दिए गए थे, सतरिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका सतरिया हो जाएगा। ठीक है। सतरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतरिया के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि ये दोस्तों आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका असम। ठीक है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके सरोदी शौकिया हैं इनको 2015 में, ठीक है, इनको 2015 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग आपका सतरिया का, तो सतरिया नृत्य के जो प्रतिपादक हुए यानी कि आपके संस्थापक हुए, एक नाम बहुत आपका आता है श्रीमंत शंकर देव का। ठीक है। श्रीमंत शंकर देव का ये सतरिया नृत्य के क्या है? तो संस्थापक माने जाते हैं आधुनिक रूप में। इसके अलावा सतरिया नृत्य से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति को देखें तो एक आपको याद रखिएगा जतिन गोस्वामी। ठीक है। एक क्या याद रखिएगा? तो जतिन गोस्वामी। इसके अलावा गुरु घनकांत बोरा। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा भावानंद बारबायान। इसके अलावा मुनीराम दत्ता, डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है। भूपेन हजारिका को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी दोस्तों आपका कहाँ संबंधित है? सतरिया नृत्य से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। कुचिपुड़ी के विषय में दोस्तों हमने आपको बताया था, ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। राजा रेड्डी इस प्रकार के जितने भी आपके कलाकार होंगे आपके कुचिपुड़ी से होंगे। भरतनाट्यम से सोनल मानसिंह है, रुक्मणी देवी अनुले है, ये सभी आपका भरतनाट्यम से है। ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक से दोस्तों आपका बहुत फेमस आपके जो कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज हैं, ये दोस्तों आपका उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत या यूपी से ये आपका नृत्य है जो कि आपका संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, वो पूछा गया कि अबूनोस, ठीक है, अबूनोस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था। वो उन ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका पर्वतीय पवन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए थे। इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वन है आपका पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्सों, तमिलनाडु तट तक ये आपका सीमित है। इस बात को याद रखिएगा। इस वन में दोस्तों आपका 100-200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र सबसे अनुकूल हैं। इसके अलावा ये जो वृक्ष होते हैं इसका जो ऊंचाई होता है वो दोस्तों आपका 60 मीटर, ठीक है, 7 मीटर तक होता है, 7 मीटर तक उगता है। इसके अलावा इस जंगल में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपका हाथी हो गया, बंदर हो गया, हिरन हो गया, इसके अलावा लीमर हो गया, ये सभी दोस्तों आपका इसी वन में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, देखिए देखिए दोस्तों भारतीय जो वन है उसको दोस्तों आपका 5 भागों में विभाजित किया गया है मुख्यतः। ठीक है। भारतीय वन को किस किस आधार पर? तो वनस्पति आधार पर, जलवायु क्षेत्रों के आधार पर। वो कौन कौन सा वन है? तो एक तो दोस्तों आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, एक दोस्तों आपका हो गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके अलावा एक दोस्तों आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है। एक हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, एक दोस्तों आपका पर्वतीय वन, एक दोस्तों आपका तटीय या दलदली वन। ठीक है। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के वन है जो कि भारतीय वनों को विभाजित किया गया है आपका वनस्पति प्रकार पर, जलवायु के आधार पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो दोस्तों पूछा गया था आपका कि फसल बीमा योजना, ठीक है, फसल बीमा योजना कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ DPSP। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर तो मुझे मालूम भी नहीं चल पाया है। ऑप्शन दोस्तों आपको इस प्रकार करके दिए गए थे कि आर्टिकल 42 था, आर्टिकल 43 था, आर्टिकल 47 था और आर्टिकल 48 था। ठीक है। तो इन सभी ऑप्शनों को हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि इसका आंसर है जो कि मालूम चल जाए। तो चलिए देखते हैं पहले आर्टिकल 42 को। तो आर्टिकल जो 42 कहता है वो दोस्तों आपका कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध आपका आर्टिकल 42 में किया गया है। तो ये दोस्तों आपका होगा नहीं। आर्टिकल जो 43 है दोस्तों कहता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और ये एक
उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, तो ये भी दोस्तों आपका होगा नहीं। अनुच्छेद 47 कहता है कि आपका लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 देखें आपका अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि पशुपालकों और आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः गायों और बच्चे तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लें का परीक्षण और सुधारों के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने का कदम उठाएगा। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 भी हो सकता है, लेकिन फसल बीमा योजना से संबंधित आपका है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करने का प्रयास करेगा, तो इस योजना के तहत आपका वही काम किया गया है। तो आर्टिकल 48 इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रीपार्शियल ट्रीटी यानी कि त्रिपक्षीय संधि जो आपका 1838 में हुआ था, वो किस गवर्नर के काल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आपका लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका त्रिपक्षीय जो संधि है आपका जून 1838 में किसके किसके बीच हुआ था, त्रिपक्षीय, आपको नाम से ही लग रहा होगा 3 लोगों के बीच हुआ होगा। तो एक दोस्तों आपका रंजीत सिंह के बीच हुआ था, ठीक है, एक आपका रंजीत सिंह था, दूसरा आपका शाह शुजा था, ठीक है, तीसरा आपका दोस्तों यही लॉर्ड ऑकलैंड था, ठीक है। इसके अलावा इस त्रिपक्षीय समझौते का जो उद्देश्य था आपका जरूरत के समय एक दूसरे की सहायता करना था, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करेंगे तो 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था और उसके शासनकाल के दौरान प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। इसी युद्ध की संधि के पश्चात इसी युद्ध के खत्म होने के पश्चात आपका वो संधि हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका अनुच्छेद 13 से संबंधित। अनुच्छेद 13 आपका राइट आंसर था, ऑप्शन में अनुच्छेद करके दिया गया था, ऊपर स्टेटमेंट टाइप दिया गया था। तो अनुच्छेद 13 जो कहता है, घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। ये स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन में दिया गया था, आपका आंसर पूछा गया था। अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य या उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वो अवैध घोषित करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 13 दोस्तों आपको बता दें यहाँ का मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है, भाग 3 में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स 40 विंग्स, ठीक है। 40 विंग्स का आपका इडियम का मीनिंग पूछा गया था, जिसका राइट आंसर ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में थोड़ी जो नींद लेते हैं उसको दोस्तों 40 विंग्स भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज द दशहरा मोस्टली सेलिब्रेटेड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में मैसूर दिया गया था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर दशहरा भारत कर्नाटक राज्य का नाद हवा राज त्यौहार है। यह 10 दिनों का त्यौहार है जिसकी शुरुआत नवरात्रों से होती है, जिसे नवरात्रि कहा जाता है, आखिरी दिन विजयदशमी भी होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी और जीएनपी एक कॉलम में दिया गया था, दूसरे कॉलम में इसका फॉर्मूला दिया गया था और आपको मिलान करने के लिए आया था। तो जीडीपी का हमको तो मिला है ऑप्शन, तो जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जीएनपी की बात करेंगे तो जीएनपी होता है जीडीपी प्लस इनकम मेड बाय फर्म्स सिटीजन अबॉर्ड एंड इनकम अर्न बाय फॉरेन फर्म्स नेशनल, ठीक है। तो ये आपका जीएनपी का फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका जीडीपी का हो जाता है। बाकी 2 ऑप्शन तो और नहीं मिले हैं, आप लोग को याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा कि 2 ऑप्शन वो और कौन कौन से थे, ठीक है। पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार है जो कि मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया था, अभी भी बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपका 22, 23, 24, 25 दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है 25 यानी कि 25, ठीक है, 25 इसका राइट आंसर हो जाना है, ठीक है। सीजीएल एग्जाम में क्या हो रहा था, आपसे पार्टिकुलर जो आपके अर्जुन पुरस्कार जो विजेता है उसके खिलाड़ी के नाम पूछे जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी आपसे पूछ दिया गया है कि कितने लोगों को मिला है, तो 25 लोगों को मिला है। एक नज़र हम लोग उन 25 लोगों को भी डाल लेते हैं जिन लोगों को मिला है, उनमें से जिन
जिनका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है उनको वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर हम लोग लिखेंगे, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला जो मिला है सीमा पुनिया जी को मिला है एथलेटिक्स में। दूसरा दोस्तों आपका एल्दोस पॉल को मिला है एथलेटिक्स में। इसके अलावा तीसरा श्री अविनाश मुकुंद सेवल को मिला है एथलेटिक्स में ही। इसके अलावा लक्ष्य सेन को मिला है बैडमिंटन में। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लक्ष्य सेन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्य सेन को किस खेल में मिला है। इसके अलावा श्री प्रणय एस को बैडमिंटन में, श्री अमित जी को बॉक्सिंग में, निखत जरीन, ठीक है, निखत जरीन को भी याद रख लीजिएगा, इनको बॉक्सिंग में मिला है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज में मिला है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। श्री आर प्रगनंदा को शतरंज में मिला है। सुश्री दीप गिरीश एक्का को हॉकी में, सुशीला देवी को जूडो में, साक्षी कुमारी को कबड्डी में। इसके अलावा सुश्री नयन मोनी सेकिया को लॉन बॉल में, श्री सागर कैलाश ओवलकर को मलखम्ब में। इसके अलावा सुश्री इलावेनिल वल्लारिमान को शूटिंग में, ओम प्रकाश मिठरवाल को शूटिंग में। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है। जो लोग एग्जाम देकर सीजीएल का है वो लोग जानते होंगे कि ओम प्रकाश मिठरवाल वाला पूछा गया था कि नहीं, शूटिंग में इनको मिला है। इसके अलावा सुश्री श्रीजा अंकुला को टेबल टेनिस में, विकास ठाकुर को भारोत्तोलन में, सुश्री अंशु को कुश्ती में, सुश्री सरिता को आपका कुश्ती में, प्रवीण को उसु में। इसके अलावा गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो को भी पैरा बैडमिंटन में, स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा तैराकी में और जलिन अनिका जय को वधीर बैडमिंटन में मिला है। ठीक है, तो ये 2500 नाम है, आपको याद कर लेना है। जो जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग का मर्जी है तो याद कीजिए, नहीं तो उसको एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग कुछ जो राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार हैं जो कि 2022 में दिए गए हैं उसको एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि पहला आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 एक लोगों को दिया गया है। वो एक लोग आपका श्री शरद कमल अचंत हैं, जिनको आपका टेबल टेनिस में दिया गया है। ये भी प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 नियमित श्रेणी में कुल 4 लोगों को मिला है। जीवन ज्योति सिंह तेजा को तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग में, सुश्री सोमा सिद्धार्थ सिरोड़ को पैराशूटिंग में, सुजीत मान को कुश्ती में। ये आपका नियमित श्रेणी था, लेकिन वही अगर आपसे लाइफ टाइम श्रेणी पूछ दिया जाए तो 3 लोगों को मिला है। श्री दिनेश जौहर लाड को क्रिकेट में, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में, राज सिंह को कुश्ती में। ये दिनेश जौहर जो लाड हैं जो कि क्रिकेट में मिला है, ये पूछा गया था कि ये किन के कोच हैं, किन क्रिकेटर के कोच हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके उन्हीं को मिलता है जो किसी खिलाड़ी के कोच होते हैं। ठीक है, तो ये श्री दिनेश जौहर लाड हैं जो कि दोस्तों आपका रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान है उनके वो कोच रह चुके हैं। ठीक है, उन्हीं को मिला है। इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार 2022 की बात करेंगे तो 4 लोगों को मिला है। अश्वनी अकुंजी सिंह को एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह को हॉकी में, वीसी सुरेश को कबड्डी में और नीर बहादुर गुरुंग को पैरा एथलेटिक्स में। ठीक है, इसके अलावा ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो प्रियंका नोटक्की इसका राइट आंसर था जो कि आंध्र प्रदेश का था। इसके अलावा 82वां ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो वो पल्ला पंडित तेलंगाना के, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो आदित्य सामंत पश्चिम बंगाल के। ठीक है, इनको मिला है, तो ये सभी को भी आप याद कर लीजिएगा। ये जो प्रश्न दोस्तों आपका जो क्या होता है कि जो प्रीवियस जो पूछे गए होते हैं, खासकर आपका करंट अफेयर्स का या स्टैटिक जीके का, वो सभी प्रश्न आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएसएल का या सीएचएसएल का भी एग्जाम चल रहा है, उन सभी शिफ्टों का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 59 में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ का सबसे बड़ी जो खास बात है, आपके सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे। प्राप्त करने के लिए आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उनमें से प्राप्त जाकर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पूरे एसएससी सीजीएल एग्जाम का नहीं लेना चाहते हैं, मात्र सीएचएसएल का लेना चाहते हैं, तो मात्र 25 रुपये के न्यूनतम शुल्क ले सकते हैं। 2 से 17 अगस्त तक आपका एग्जाम चलेगा। उन सभी एग्जामों का पीडीएफ आपको मिलेगा। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और आपकी स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके शामिल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अल्लाह मर्द वली डैश नृत्य रूप की शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो अल्लाह मर्द वली के बारे में पूछा गया था, किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक रह चुके हैं, तो मणिपुरी, सतरिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम आपका दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के विषय में हमने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के वीडियो में ही कि दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों आपका तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो दोस्तों आपको बताया था आंध्र प्रदेश का। सतरिया नृत्य के बारे में बताया था आपका थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में जो कि आपका असम का। इसके अलावा मणिपुर की बात करेंगे तो आपका मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा अल्लाह मर्द वली एक प्रमुख भारतीय संगीतकार, नर्तक, कोरियोग्राफर हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में पंडानुलर शैली की अग्रणी प्रतिपादक हैं। तो इससे आपका एक प्रश्न और बना कि पंडालुनर जो शैली है आपका किस
शास्त्रीय नृत्य का शैली है तो आपका भरतनाट्यम का है। इसके अलावा 1984 में चेन्नई में दीप शिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी किन्हें, तो आपका अरलामली वेल्ली ने ही किया था। इसके अलावा 2004 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। इसके साथ ही साथ इसी वर्ष 2004 में ही फ्रांस सरकार की ओर से सेविलियर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ किया था। ऑप्शन आपको बिल्कुल इसी प्रकार दिए गए थे, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलवान और इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका बलवान हो जाएगा। गयासुद्दीन बलवान इसका पूरा नाम था, जिसने नौरोज एक त्यौहार है जो कि आपका फारसी का, यानी फारसी का आपका क्या है तो हैप्पी न्यू ईयर त्यौहार है, माने 9 वर्ष का त्यौहार है जो कि बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ये दोस्तों आपका मार्च महीने में मनाया जाता है, ठीक है, 22 से 23 मार्च के बीच में आपका ये मनाया जाता है। इसके अलावा बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, नौरोज की शुरुआत भारत में किया था। इसके अलावा सुल्तान की प्रतिष्ठा बनाने के लिए दरबार में पारसी परंपरा सिजदा जो कि घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने झुकना होता है, तथा पावोज जो कि पेट के बल लेटकर सुल्तान को पैरों को चूमना होता है, प्रथाएं की शुरुआत किया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका था कि सिजदा विभोज ने बलबन ने कहाँ शुरू किया था, तो दरबार में शुरू किया था, ठीक है। और ये प्रश्न आपका तो बार बार बनता ही है कि सिजदा और पावोज किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया है, ठीक है। इस बात को दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों आपका गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोला जो त्यौहार है दोस्तों आपका महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, ठीक है। ये उन त्योहारों में से कि जिस दिन कृषक गाय बैलों की पूजा किया जाता है, ठीक है। तो किसका पूजा किया जाता है दोस्तों आपका, तो गाय या बैलों का पूजा किया जाता है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम कट टू द चेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट टू द पॉइंट, गेट ऑन विथ इट, यानी कि मुद्दे पर आओ उस पर आगे बढ़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इनडिफिनाइट, ठीक है। तो इनडिफिनाइट का जो आपका एंटोनिम हो जाएगा आपका बाउंडेड हो जाएगा, डिफिनाइट हो जाएगा, फिनाइट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों पूछा गया था डेक्सट्रॉस का आपका वन वर्ड पूछा गया था, ठीक है। तो डेक्सट्रॉस का जो वन होता है शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स होता है फ्रेंड, ठीक है। स्किलफुल की बात करेंगे तो हैविंग और शोइंग स्किल होता है। एक्सपर्ट की बात करेंगे तो ये पर्सन हु इज़ वेरी नॉलेजेबल अबाउट और स्किलफुल इन ए पार्टिकुलर एरिया। इसके अलावा एमी डिस्ट्रक्ट की बात करेंगे तो एबल टू यूज बोथ हैंड्स लाइक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुआ था, या रेलवे लाइन कब बिछाया गया था। ऑप्शन में आपका 1800, तो इसका जो आपका ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स 1852, 1853, 1854, 1855 दिया गया था, ठीक है। ये प्रश्न आपको बता दें कि 2014 का जो आपका KBC करोड़ बनेगा करोड़पति हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1853 हो जाएगा, ठीक है। भारत में जो पहली रेलवे लाइन है 1853 में बिछाया गया था। इसका जो शुरुआत है किस गवर्नर जनरल ने किया था या किस गवर्नर ने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, जिसका जो कार्यकाल था आपका 1848 से 1853 तक का था, ठीक है। इसके अलावा पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल, अगर आपसे डेट भी पूछा जाए तो 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के द्वारा कहां से कहां, तो मुंबई से ठाणे के लिए कुल कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर के ये शुरू किया गया था, ठीक है। और ये तीन इंजनों द्वारा संचालित था, साहिब, सुल्तान और सिंध, ठीक है। इन 3 इंजन का नाम याद कर लीजिएगा। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली वाणिज्यिक ट्रेन की बात की जाएगी कब शुरू किया गया था, 1837 में ही शुरू कर दिया गया था। मद्रास में रेड हिल से लेकर चित्रा डिपेट पुल तक चला था, ठीक है। ये आपका वाणिज्यिक ट्रेन ये जो आपका चला था 53 में, ये आपका यात्री ट्रेन चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, ठीक है। सबसे कम साक्षर वाला पूछा गया था तो अलीराजपुर, बड़वानी, शेरपुर, शेरसिप दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अलीराजपुर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका ये कहां पर स्थित है, तो MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है और सबसे कम साक्षर वाला जिला है। सबसे कम साक्षर वाला स्टेट राज्य तो आपको मालूम होगा बिहार होगा, ठीक है। लेकिन सबसे कम वाला आपका जिला पूछा गया था तो अलीराजपुर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा सबसे ज्यादा साक्षर वाला जिला आपसे अगर पूछ दिया जाए तो दोस्तों आपका शेरशिप हो जाएगा, शेरशिप, जो कि दोस्तों आपका कहां पर है, ये दोस्तों आपका मिजोरम में है। और आपका राज्य तो आपको मालूम ही होगा केरल, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी में जो संविधान है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक। इसी प्रकार करके 4 ऑप्शन दिए गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नंदलाल बोस, सुलेखन वसंत कृष्ण वेद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर
को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। मगर प्रेम बिहारी वो शख्स थे जिन्होंने अपने हाथ से, ठीक है, अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था, तो वसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था। आनंदलाल बोस के द्वारा इसे सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था, ठीक है। इसके अलावा संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा सुशोभित और सुसज्जित किया गया था, ठीक है। जिस प्रकार आपका फूल पत्ती जो लगाया गया था आपका इन्हीं दोनों के द्वारा लगाया गया था। हिंदी का सुलेखन आपका वसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था और अंग्रेजी वाला प्रेम बिहारी के द्वारा किया गया था। और ये दोस्तों आपका जो आपका डॉक्टर अम्बेडकर थे आपके ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसलिए इन्हें संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद आपका इस प्रकार करके दिया गया था 19 का ए का ए, 19 का 1 का ए, 19 का 1 का बी, 19 का 1 का सी, 19 का 1 का ई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 19 का 1 का सी, जिसमें आपका संगम या सहकारी सोसाइटी बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि अनुच्छेद जो 19 है उसमें वाक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है। अनुच्छेद जो 19 है उनमें आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गया है। जो पहला आपका है ए वाला वाक स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता है 19(1) का ए में, 19(1) का बी में आपका शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा 19(1) का सी में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सवर्त आवाद संचरण की स्वतंत्रता है। इसके अलावा ई की बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। और 19 का 1 का जी में कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता आपका जी में है, ठीक है। तो 19 का जो आपका 6 सब क्लोज है ये आपका विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जो कि इस प्रकार था। सी वाला आज पूछा गया है, बाकी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर ये आपका पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। उसी समय हमने आपको बताया था सारे साक्षरता से संबंधित फैक्ट, ठीक है। तो अभी पूछा गया है सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका क्रिकेट से पूछा गया था, ठीक है। किससे पूछा गया था, तो क्रिकेट से पूछा गया था। अब आप बोलिएगा सर क्रिकेट से क्या पूछा गया था, तो क्रिकेट से जब पूछा गया था कि जब अंपायर, ठीक है, मान लीजिए ये अंपायर है, ठीक है, ये जब अपना दोनों हाथ, ये इसका अंपायर का दोनों हाथ है, इस प्रकार करके आपका जो अंपायर है दोनों हाथ करके जो आपका सिग्नल लेता है वो किस चीज़ का ठीक सिग्नल देता है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि अंपायर का अच्छा चित्र बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का जो सिग्नल देता है अंपायर किसका देता है, तो ये दोस्तों आपका वाइड बॉल का देता है। किसका देता है, तो वाइड बॉल का देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाइड बॉल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो अंपायर है, आपका जो अंपायर है वो सिग्नल दोस्तों आपका उंगली जो उठाकर, ठीक है, उंगली उठाकर ऐसे देता है, तो ये किस चीज़ का सिग्नल देता है, तो ये दोस्तों आपका आउट का देता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका पूछा गया था, तो ये आपका वाइड बॉल उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि लाहो जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो लाहो नृत्य की बात करेंगे फ्रेंड, तो ये दोस्तों आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है। मेघालय के अलावा ये तो आपका नृत्य हो गया, लेकिन मेघालय में बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि कल परसों ही पूछा गया था आपका नोक कर्म त्यौहार, ठीक है, कि नोक कर्म फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका मेघालय मनाया जाता है। खासी त्यौहार आपका मेघालय में मनाया जाता है, खासी त्यौहार का आपका पहाड़ का ही नाम है। वांगला भी आपका मेघालय में, और साजिबू शिरोबा, ठीक है, ये जो त्यौहार है दोस्तों आपका मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लाहो नृत्य के बारे में तो हम लोग बात कर ली, मेघालय राज्य से संबंधित है। ये नृत्य बेही दन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, और जयंतिया जनजाति इस नृत्य उत्सव का प्रदर्शन करती है। इसके अलावा कुछ और नृत्य हैं जैसा कि देरुगाटा हो गया, दोद्रुआ हो गया, सांद हो गया, नोकक्रम हो गया, ये सभी आपका क्या किया जाता है, ये सभी नृत्य में आपका मेघालय में ही किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि एसएससी 2023 में जितने भी आपका एग्जाम हुए हैं, जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है 39 शिफ्ट में, एमटीएस का 57, सीएचएसएल 2022 का 36 और सीएचएसएल 2023 का आज मिला देते तो 16 शिफ्ट, ठीक है। में एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। सभी शिफ्टों का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 59 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके आगामी एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलते हैं। इसे आपको प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ सीएचएसएल का लेना चाहते हैं, जो कि अभी चल रहा है एग्जाम 2 से 17 अगस्त तक,
आपका एग्जाम चलेगा, तो उन सभी का PDF आपको मात्र 25 रुपये का न्यूनतम शुल्क में मिल जाएगा। आज लीजिएगा तो 16 शिफ्ट होगा, कल लीजिएगा तो 20 शिफ्ट होगा, ठीक है। आपका डेली बेसिस पर PDF है जो कि आपका अपडेट होता रहेगा। दोनों में से किसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि समवर्ती सूची आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो समवर्ती सूची के विषय में पूछा गया था। हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट के ही वीडियो में बताया था कि जब आपसे पूछा गया था कि विधि का जो शासन है किस देश के संविधान से लिया गया है, उसी के एक्स्ट्रा फैक्ट्स में भी बताया था कि समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ में आपका प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। तो ठीक है, तो आशा करते हैं जो लोग भी एनालिसिस देख कर गए होंगे आप इसका राइट आंसर करके आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची के अलावा जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, इन सभी का जो प्रावधान है ये भी दोस्तों आपका समवर्ती सूची पर समवर्ती सूची के तहत आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। अब बात कर लेते हैं समवर्ती सूची का। तो ये जो समवर्ती सूची है आपका जो भारत का जो संविधान है उसका 7वीं अनुसूची में आपका 3 सूचियों का वर्णन है। उसमें एक सूची आपका समवर्ती है, इसके अलावा एक सूची आपका राज्य है, एक सूची दोस्तों आपका संघ है, ठीक है। इन 3 सूचियों का वर्णन है। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य का है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार आपके संघ को यानी कि केंद्र को है। और समवर्ती सूची पर कानून उन विषयों को रखा गया है जिन विषयों पर कानून आपका राज्य बना सकता है और संघ भी बना सकता है। लेकिन जब आपका समवर्ती सूची पर कोई कानून, मान लीजिए संघ को भी जरूरत पड़ा वो भी बना दिया, राज्य को भी जरूरत पड़ा वो भी बना दिया, तो किसका महत्व ज़्यादा होगा? तो दोस्तों आपका संघ का जो कानून बनाया गया होगा वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राज्य वाला खत्म हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आज के फर्स्ट और थर्ड दोनों शिफ्टों में डिस्कस किया है, ठीक है, कि राज्य का साक्षरता दर किस राज्य का है, क्योंकि साक्षरता दर से संबंधित जो प्रश्न आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है और मे भी थर्ड शिफ्ट में भी आया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया था देश का साक्षरता दर और आपका जो सेकंड या थर्ड शिफ्ट में आपका आया था सबसे कम साक्षरता वाला जिला, ठीक है। तो दोस्तों आपका सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य इस बार आया है, तो बिहार इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बिहार हो जाएगा जहाँ की साक्षरता जो दर है आपका 61.8% है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आपका केरल का है। केरल का जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 94% है। इसके अलावा देश का यानी कि भारत का साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.0% है। इसके अलावा जिला की बात करेंगे सबसे ज़्यादा वाला तो आज आपसे पूछ दिया गया है। सबसे कम दोस्तों आपका शेरशिप हो जाएगा, ठीक है, शेरशिप हो जाएगा जो कि दोस्तों आपका मेघालय में है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका आलमगीरपुर कुछ था, अब याद नहीं आ पा रहा है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर आपका होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं होगा। थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया है कि सबसे कम जो साक्षरता है आपका किस जिला का था, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर को जो आपका जिला है जो मध्य प्रदेश का है सबसे कम साक्षर वाला जिला है। ये आपका देखिए थर्ड शिफ्ट में आया था, PDF में ही अभी आपका शामिल किया गया है। और सबसे कम दोस्तों आपका शेरशिप जिला है जो कि आपका मेघालय मिजोरम में है। और सबसे ज़्यादा शेरशिप और सबसे कम दोस्तों आपका क्या है, तो आपका अलीराजपुर है, ठीक है। इस बात को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछा गया है वो दोस्तों पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन थे, ठीक है। पहले चांसलर की बात करेंगे दोस्तों आपका, तो वो पूछा गया था विषय के बारे में, तो गोपाल स्वामी पार्था शास्त्री, ठीक है, गोपाल स्वामी पार्था शास्त्री इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे, जो कि आपका 28 अप्रैल 1969 को पहले चांसलर बने थे, जो कि 27 अप्रैल 1974 तक आपका चांसलर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे यानी कि JNU का, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली में पड़ता है, यह बात आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में कौन आपके वाइस चांसलर है, तो शांति श्री धुलीपुरी आपके वर्तमान में चांसलर हैं, जो कि आपका 8 फरवरी 2022 से अभी तक वहाँ के चांसलर भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो त्यौहार है और नृत्य दोनों है, ठीक है।
4 ऑप्शन करके दिए गए थे, उगादी, बिहू, बिहू भी एक ऑप्शन आपका उसमें से दिया गया था, तो बिहू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बिहू आपका जो त्यौहार है और नृत्य दोनों है वो दोस्तों आपका असम राज्य का है। आप लोग को मालूम होगा, कभी कभी आप लोग देखते होंगे बिहू फेस्टिवल के बारे में भी आपका प्रश्न बनता है और बिहू नृत्य के बारे में भी प्रश्न बनता है। बिहू जो त्यौहार है असम में आपका 3 साल में 3 बार मनाया जाता है, माघ बिहू, काटी बिहू, भोग बिहू, इस प्रकार करके। ठीक है, इसके अलावा असम में आपका कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो एक दोस्तों आपका अम्बुबाची। ठीक है, अम्बुबाची जो त्यौहार है फेस्टिवल, ये दोस्तों आपका असम में ही मनाया जाता है। एक बार पूछा गया था कि असम में कहाँ मनाया जाता है, कौन से मंदिर में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका असम में कामाख्या एक मंदिर है जो कि गुवाहाटी में पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों आपका मनाया जाता है। इसके अलावा भोगाली बिहू जो कि हमने आपको बताया, इसके अलावा बैसागु और देही पटकाई, ये सभी जो दोस्तों आपका कहाँ पर मनाया जाएगा, तो ये सभी दोस्तों आपका असम ही मनाया जाएगा। इसके अलावा गुजरात की बात करेंगे तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण, मोढेरा नृत्य उत्सव, ये सभी दोस्तों आपका गुजरात में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो दशहरा, उगादी, दक्खन महोत्सव और बरहोत्सव, ये सभी दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाता है, तो ये सभी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन आपके सरोद वादक है। ठीक है, तो कौन सरोद वादक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन शायद आपका अमजद अली खान था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमजद अली खान आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 2001 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, 1975 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है, 1991 में आपका पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तीनों आपके जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 4 में से 3 इनको आपको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अन्य सरोद वादक में देखिए तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, अमजद अली खान, अयान अली खान, अमान अली, अली अकबर खां, विकास महराज, दौलत खान, शरण रानी, राजीव तारानाथ, अब्दुल समी खां, विश्वजीत रॉय चौधरी, अमित गोस्वामी, उस्ताद हाफिज अली खान और आशीष खान। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी दोस्तों आपकी सरोद वादक ही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में किस अवधि को योजना अवकाश की अवधि के रूप में आपका जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भारत में जो योजना अवकाश की जो अवधि के रूप में जाना जाता है वो दोस्तों आपका 1966 से 1969 तक का जो काल था वो आपका भारत में योजना अवकाश का ही अवधि था। ठीक है, इसके अलावा पिछली योजनाओं की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं घोषित की थी। योजना की अवकाश के पीछे जो मुख्य कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का ही कारण था। ठीक है, इसे आपका 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक विस्तारित किया गया था और इसे प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इससे दोस्तों आपका प्लान हॉलीडे भी आपका कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2022 में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था, इस तरह करके कोई प्रश्न था। ये प्रश्न दोस्तों आपका कंफर्म नहीं है, अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन आपका आया था कि नहीं आया था। अगर बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो शिव थापा और मोहम्मद हुसामुद्दीन ने हिसार में पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में क्या था, स्वर्ण पदक किया था। स्वर्ण पदक अपने नाम क्या था। रिकॉर्ड 6 बार की एशियाई पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने 63.5 किलोग्राम फाइनल में 2021 विश्व युवा चैंपियन के कांस्य पदक विजेता अंकित नरवाल को सर्वसम्मत निर्णय से आसानी से हरा दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंटेंसिटी का एंटोनिम्स पूछा गया था। इंटेंसिटी का जो मतलब होता है आपका तीव्रता होता है, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा एपाथी हो जाएगा, काल्म हो जाएगा, काल्मनेस हो जाएगा, ईज हो जाएगा, इनवर्शन हो जाएगा, हैप्पीनेस, आइडलनेस एंड इनएक्टिविटी, ये सभी दोस्तों आपका इंटेंसिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा। इनमें से ही एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेटिकुलस का एंटोनिम्स से पूछा था। मेटिकुलस का आपका जो मीनिंग होता है आपका सूक्ष्म होता है, इसका जो एंटोनिम होगा आपका केयरलेस हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इम्प्रेसाइज हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा, इसके अलावा इनडेफिनाइट हो जाएगा, इनएग्जैक्ट हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा एंड क्वेश्चनेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लाइव स्टॉक वन वर्ड। ठीक है, लाइव स्टॉक वर्ड दिया गया था, इसका वन वर्ड पूछा गया था जो कि आपका एनिमल से रिलेटेड था। तो एनिमल्स कीप्ड और राइज्ड फॉर यूज और प्लेजर, यानी कि उपयोग या आनंद के लिए पाले या पाले गए जानवर को दोस्तों आपका लाइव स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका इडियम पूछा गया था स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल्ड द चाइल्ड मीनिंग, इसका इडियम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर इफ़ यू डोंट डिसिप्लिन चिल्ड्रन दे विल बिकम स्पॉइल्ड। ठीक है, यदि आप बच्चे को अनुशासित नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, इसका आपका इडियम का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था।